आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और आज हम लोगों को देखना है सुश्रुत संहिता में उत्तर तंत्र के जो कर्ण रोगों से संबंधित यहाँ बताए गए कर्ण रोग कितने प्रकार के हैं। तो उसमें 20 नंबर का जो चैप्टर है उसका नाम है कर्ण रोग विज्ञानी। कर्ण रोग के विज्ञान के बारे में बताते हैं। ये संख्या के बारे में बात करें तो आचार्य चरक में हम लोगों ने 4 प्रकार के कर्ण रोग पढ़े थे, 4 प्रकार के। सारंगधर ने 18 बोले, वाग्भट ने 25 और सुश्रुत, भाव प्रकाश और योग रत्नाकर इन तीनों लोगों ने टोटल 28 माने हैं। तो कर्ण रोगों में हमने जब स्टार्टिंग के 80 पेजेस देखे थे तो वहां पर हम लोगों ने एक ट्रिक देखा था, चल चल सर वा बाप की सुन, ये ट्रिक हम लोगों ने देखी थी। तो सुन से क्या मतलब हो जाएगा, सुन का किसमें से सुन, तो कान से सुन। तो इसका मतलब कर्ण रोगों के बारे में बात हो रही है। चल से मतलब हो जाएगा चार, चल चल से चा से चार और चा से चरक। तो सबसे पहले चल मतलब चार हो जाएगा चरक का। सर, सर से हो जाएगा सारंगधर, सारंगधर कितना बताया, तो 4 से ज्यादा 18। ये आपको नंबरिंग याद रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, निश्चित तौर पर नंबरिंग याद रहेगी, लेकिन किसने ये बोला ये भूल जाएंगे आप। तो हमें ट्रिक हमने बनाया चल सर और वाह से हो जाएगा वाग्भट, वाग्भट ने टोटल 25 बता दिए। और वाह बाप, बाप से हो जाएगा भाव प्रकाश। और सेम ऐसे ही आगे भी सब लोग मानते हैं, सुश्रुत इत्यादि जो भी है वो सब 28 मानते हैं। तो हमें 4 ही इसमें नंबरिंग याद रखती है, 1, 4, 18, 25 एंड 28। इस तरह से हम लोग इसको याद करते हैं। आगे 28 रोग कौन कौन से होते हैं ये यहां पर लिखा हुआ है। सबसे पहले नंबर पर यहां पर आता है कर्णशूल। ठीक है, कर्णशूल मतलब जो कान में दर्द होता है, जो पीड़ा होती है उसको। ये वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, इन सभी दोषों के दृष्टि होने से होता है। इसको दुराचरा कहा गया है, दुराचर। इस व्याधि को, कर्णशूल जो व्याधि है उसको दुराचर नाम से यहां पे संबोधित किया गया, दुराचर बोला गया है। और दुष्चिकित्स्य है, ठीक है, कठिनाई से इसकी चिकित्सा होती है। तो ये हमें बस इतना याद रखना है। दूसरे नंबर पर जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्चुअली में, इसका नाम है कर्णनाद, या इसी को प्रणनाद भी कहते हैं। तो कर्णनाद कहें या प्रणाद कहें, ये वात दोष से होता है, ठीक है ना, वात दोष की डोमिनेंसी से कर्णनाद होता है। अब एक्चुअली में होता क्या है कि जब वात हमारे कानों में बहुत ज्यादा, कर्णनाद नाम ही से पता चल रहा है कि कर्ण में नाद होना, ठीक है, किसी प्रकार की आवाज का गूंजना। तो आवाज गूंजने का काम ये किसका हो सकता है, वात का, क्योंकि जब हवा की ही तो एक ध्वनि होती है। तो ये जो वात है, वात दोष शब्द उत्पन्न करता है, ठीक है ना, तो इसी वजह से लोगों को कर्णनाद होता है। तो प्योर ये एक्चुअली में वात दोष या डोमिनेंसी है। यहाँ पे एक लाइन आती है इसके बारे में, आचार्य सुश्रुत लिखते हैं, शृणोति शब्दान विधांस तथा नरः। जो नर होता है, जो प्राणी होता है, वो विभिन्न प्रकार की आवाजों को अपने कान में सुनता है। ऐसी आवाजें जो कि नहीं होती हैं आसपास, उन आवाजों को भी साए साए किसी भी तरह की हो सकती है, कई तरह की आवाजें बताई गई हैं, वो हो सकता है। या फिर भेरी, मृदंग, नगाड़े की इत्यादि की आवाज सुनाई दे सकती है उसको, ठीक है। शब्दा नाम कर्णाधा स उच्यते, या तो श्रृणोति शब्दान विधांस तथा नरा, विभिन्न प्रकार के शब्द हैं, या फिर आए भेरी, मृदंग इत्यादि के नाम से अगर आते हैं तो भी आपको कर्णनाद या फिर प्रणाद ही बोलना है। देन कर्ण की बधिरता, कर्ण बाधिर किससे होगा, तो एक कफ और वात से हो सकता है कर्ण बाधिर, ठीक है। इन दोनों दोषों की डोमिनेंस जो होगा कर्ण बाधिर। आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछेगा कर्ण बाधिर में दोष कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको बताना होगा कफ और वात, ठीक है। कर्ण छेड़ आता है यहाँ पे, कर्ण छेड़ हाईलाइट, ये इंपॉर्टेंट है, हमने इसको हाईलाइट करते हैं, हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे। जो हाईलाइटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो नोट्स मिली आप लोगों को। तो यहां पर आता है कर्ण छेड़, कर्ण छेड़ भी वातज है, ठीक है। माधव निदान ने कर्ण छेड़ के बारे में बोला, वेणु घोषोपमम स्वनम, ठीक है ना। व्यक्ति को ऐसा लगेगा, वेणु मतलब होता है जो बंशी होती, बांसुरी, बांसुरी की आवाज की वहां पे उसको एकदम विसल जैसे जो होती है, बांसुरी की आवाज जो होती है वो उसको सुनाई देती है कर्ण छेड़ में। तो कर्ण छेड़ वाता, ये भी वाता है चूंकि ध्वनि यहां पे भी उत्पन्न हो रही है। और आगे आता है वंशी वदन समान शब्द, वंशी अर्थात जो बांसुरी होती है, बांसुरी, उसके जो उसकी जो ध्वनि होती है उसके ध्वनि के समान शब्द यहाँ पे सुनाई देता है। तो कर्ण छेड़ में, कर्णनाद हमने पढ़ा, कर्णनाद में विभिन्न प्रकार के यहाँ पे शब्द शब्द उसको सुनाई दे रहे थे, और भेरी, नगाड़े इत्यादि की उसको आवाज सुनाई दे रही थी, और विभिन्न प्रकार के इसके अलावा भी जो भी होते हैं वो इसी के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जो कर्ण छेड़ है, कर्ण छेड़ दोनों वातज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, दोनों वात दोष की डोमिनेंसी से उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन एक में बंसी के जैसे, छेड़ का मतलब क्या है, छेड़ एक्चुअली में जो बंसी की जो शब्द होती है उससे हम लोग इसको लेते हैं। तो हमेशा इसको याद रखना। ऐसे इसको भी एक ट्रिक से याद रखते हैं, कर्ण छेड़। अगर इसमें टॉप डोमिनेंसी में अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपसे यही कर्णनाद या कर्ण छेड़ से ही संबंधित पूछेगा, बाकी कुछ नहीं पूछेगा वो।
तो कर्ण में भी अड़ा आता है, क्षीण में भी लास्ट में अड़ा आता है, तो 2 बार अड़ा अड़ा आया। और इसके जो आंसर है वेणु घोषोपमम, ये जो लाइन आती है इसमें भी अड़ा आता है। तो हम याद रखेंगे जिसमें अड़ा अड़ा आएगा उसका आंसर भी अड़े से होगा, अड़ा मीन्स कुछ नहीं, ठीक है ना। तो कर्ण क्षीण और वेणु घोषोपमम सोनम, ये लाइन जो आती है तो इससे हम समझ जाएंगे कि ये कर्ण क्षीण के बारे में बात कर रहे हैं। देन कर्ण श्राव यहां पे आता है। कर्ण श्राव, कर्ण श्राव को बस ऐसे सिंपल पढ़ लीजिए, उसके कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं दोस्तों के बारे में। देन कर्ण कंडू, कंडू किससे हो सकती है, इचिंग किससे हो सकती है, तो इचिंग कफ से हो सकती है, तो कफ डोमिनेंसी से जब होता है रोग तो उसको हम यहाँ पे कर्ण कंडू होता है। कर्णवज, जो कर्णगूत, जो कान का जो मैल होता है वो कफ और पित्त की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि ये जो पित्त होता है ये अपने उष्मा से कफ को सुखा देता है और वही वहां पे जाकर के गूथ बन जाता है। तो इसी की परिभाषा भी सिंपल यही है, विशोषिते श्लेषमणि पित्त तेजानाम पित्त तेजसाम नृणाम भवती श्रोतसी कर्णगूथका। कह रहे हैं कि जो श्लेष्मा होती है वो पित्त के तेज से सूख जाती है और ऐसे में व्यक्ति को कर्णगूथ हो जाता है कान में, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको याद रखना है, सिंपल सा है, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। देन कृमीकरण के बारे में बात करें तो कृमीकरण लिखते हैं आचार्यों ने इसको त्रिदोषज माना है, ठीक है ना। आपको सिंपल सा प्रश्न देगा कि जो कृमीकरण है उसको आचार्य सुश्रुत क्या मानते हैं, तो लगभग सभी आचार्यों ने इसको त्रिदोष जन्य माना है। तो आपको त्रिदोष जन्य बिना कुछ सोचे समझे टिक कर देना है वहां पर। देन प्रतिनाह आता है, इसमें लिखते हैं कर्णवच द्वारा, जब ये जो कर्णवर्च होता है मतलब जो कर्णगूत होता है कान का मैल, ये जब द्रवता को प्राप्त कर जाता है तो उसको हम कहते हैं प्रतिनाह, ठीक है। नासा और मुख से बाहर निकलने लगे तो उसको हम लोग प्रतिनाह कहते हैं। तो अब इतना सिंपल सा ध्यान देना कि जो कर्णवर्च या कर्णगूत होता है जो कि कफज और पित्त के माध्यम से होता है, जब यही कर्णगूत या कर्णवर्च जब पिघलने लगता है और जब पिघल करके द्रवता को उत्पन्न कर देता है और ये नासा और मुख के माध्यम से निकलने लगता है तो हम लोग उसको प्रतिनाह कहते हैं। सिंपल सा है, इसको आप ऐसे ही देख लीजिएगा। देन 2 प्रकार की विद्युति आती है, 10 और 11 नंबर का जो यहाँ पे रोग आता है उसमें 2 प्रकार की विद्युति बताई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करना इसको। कर्ण रोगों से जो संबंधित है 2 प्रकार की विद्युतियां, एक तो कहते हैं छतज या अभिघातज विद्युति होती है, छत या अभिघात से उत्पन्न होने वाली, नंबर 1। दूसरी होती है वात आदि दोषों से उत्पन्न जिसका नाम है दोषज विद्युति। तो 2 प्रकार की विद्युति हमने देखा कर्ण रोगों से संबंधित होती है। आगे फिर बात करें पाक की, तो पाक सिंपल सा है, पाक बिना पित्त के नहीं होता, तो इसमें पित्त के डोमिनेंसी से पाक होता है। पूतिकर्ण के बारे में बात करें तो पूतिकर्ण भी कफ और पित्त के माध्यम से होता है। इसके परिभाषा के इसके लक्षण के तौर पर लिखते हैं कि अब वेदनो सब वेदनो व, ये इसमें वेदना हो भी सकती है और वेदना नहीं भी हो सकती है। घनम श्रवेत पूतिचा, ठीक है ना, उसमें से पस डिस्चार्ज होगा पूतिकर्ण में, सिंपल से जनरली लोगों को होता है वो, ठीक है। समानता आप लोगों ने भी ढेर सारे पेशेंट देखे होंगे पूतिकर्ण वाले। देन आता है 14 से लेकर के 17, 14, 15, 16 और 17, ये 4 प्रकार के अर्श रोग होते हैं, ये हमें ध्यान देना है। फिर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 7 प्रकार के यहां पर अर्बुद बताए गए हैं और 25, 26, 27, 28 4 प्रकार के यहां पर शोफ बताए गए। तो हमने पढ़ा 4 प्रकार के अर्श, 4 प्रकार के अर्बुद और 4 प्रकार के शोफ बताए गए हैं जो कि कर्ण रोगों से संबंधित है। तो कर्ण में, कान में 4 प्रकार के अर्श बताए गए, कर्ण रोगों में 7 प्रकार के अर्बुद बताए गए और 4 प्रकार के शोफ बताए गए। इनकी जो सामान्य चिकित्सा है, ठीक है ना, इनकी जो चिकित्सा है वो सामान्य चिकित्सा पहले के जैसे उन्होंने बताया कि अर्श रोग में चिकित्सा करना चाहिए, अर्बुद रोग में फलानी चिकित्सा करना चाहिए, शोफ रोग में चिकित्सा करना चाहिए, तो बोले कि सब कुछ चिकित्सा तो लगभग सारी सेम रहेगी, केवल नंबरिंग यहां पर अलग कर दिया है। जैसे अर्श वहां पर हमने पढ़ा था सुश्रुत 5 प्रकार का बताते हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने बोला कर्ण जो अर्श होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो नंबरिंग इधर डिफरेंट हो सकती है, लेकिन चिकित्सा का जो सिद्धांत रहेगा आपको सेम पैटर्न यूज करना है जो उन्होंने पहले बताया हुआ है, सामान्य अर्श के, सामान्य अर्बुद के, सामान्य शोफ के, ऐसे करके। तो ये बात रही 20 नंबर चैप्टर